अब राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बहुत ही ऑन द फेस ऑफ इट बात करें तो आर्टिकल 14 जो है, जो अपने टाइटल से ही बताता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो अपने टाइटल के अंदर ही वर्ड इक्वालिटी यूज करता है। हमें अगर आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो हम जान सकते हैं कि इस पूरे आर्टिकल को डिवाइड किया जा सकता है दो हिस्सों के अंदर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जिसके मीनिंग्स को आज हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। बट लेट मी स्टार्ट द स्टोरी विद एन एक्साइटिंग फैक्ट। यू नो, व्हेन आई एंटर्ड द थियोर्स ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दैट इज जब मेरा पहला दिन था उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने देखा कि उनके गेट के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड है जो कहता है नो मैटर हाउ हाई यू आर, द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लॉ आपसे ऊपर है। यही क्रक्स है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी, जो सेंटर्ड है अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो लेक्स रेक्स, लेक्स मीन्स लॉ, rex means king, law is the king, which is your rule of law, and second is rex lex, king is the law, which is almost always the case where a country is not following the pattern of a democracy. अब रूल ऑफ लॉ के तीन फंडामेंटल्स हैं। पहला ये that a man to be punished a man is to be punished only for the violation of law established in an ordinary court। बिना वायलेशन ऑफ लॉ के एक आदमी को पनिश नहीं किया जा सकता। आर्बिट्ररी पनिशमेंट इज नॉट अ फैसेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। द सेकेंड इज ऑल पर्सन्स आर टू बी सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स। इसका एक एक्सेप्शन हम देखेंगे आर्टिकल 361 के अंदर आज ही की क्लास में, बट यूजुअली द स्टैंडर्ड इज दैट ऑल पीपल हु आर द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री और ऑल ordinary people who are residing within the jurisdiction of a particular state are to be subjected to the same level of courts. And the third, of course, is constitution is supreme, that is your rule of law, that is your lex rex, that law is the king and everything is under the constitution. रूल ऑफ लॉ के कुछ फैसेट्स को स्पेशली हमने देखा जब हम रिट जुरिस्डिक्शन को कवर कर रहे थे आर्टिकल 32 और 226 के अंदर। अदरवाइज ऑल्सो ये एक इतना बेसिक फंडामेंटल है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसे आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन से बाहर अदरवाइज भी नहीं रख सकते। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस to the concept of rule of law. We all are well versed with the diplomatic immunity that is provided to diplomats under the Vienna Convention of कुछ procedures होते हैं जो हर country में foreign diplomats को immunity provide करते हैं. The second exception to the principle of rule of law is Article 361 of the Constitution of India, जिसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो आइडली एक एक्सेप्शन फॉर्म करता है फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल फ्रीडम्स की आर्टिकल 19 के अंदर, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट उसको भी इसी course of lectures के अंदर, before starting with fundamental freedoms, we'll be covering. So before we move forward to what Article 14, 15, 16, 17 and 18 states, let's take a look at this blatant exception to rule of law under Article 361 of the Constitution of India. I request all of you to come to Article 361. Article 361 is a very important article, particularly from your preliminary examination point of view. काफी बार आपको यहाँ पर इसके बारे में questions आते हैं और जब भी आपको Article 14 के ऊपर एक question आए, you have to give this particular exception, नहीं तो आपका आंसर जो है वो अधूरा है। Usually हम Article 14 के questions को, जब descriptive questions को आंसर करने की कोशिश करते हैं तो हम intelligible, differential और reasonable classification इन दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं, या इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस, इन तीन टर्म्स को डिफाइन करके अपना आंसर पूरा कर देते हैं। बट इफ वी आर नॉट गिविंग दीज exceptions or these theories to Article 14, our answer is definitely incomplete. And Article 14 is one of those areas जिसपे मेंस में भी आपको कई बार बहुत ही स्टैंडर्ड क्लीशे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो अगर आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर कर सकते हैं, nothing like it. Now let's go through what Article 361 of the Constitution says. Clause 1 and 2 are particularly important of this particular article. Article 361 talks about protection of President and governors and Raj Pramukhs. Clause 1 states the president or the governor or Raj Pramukh of a state
very important, shall not be answerable to any court for the exercise of performance of the powers and duties of his office, or for any act done or purporting to be done by him in the exercise of of the performance of those powers and duties. So far as the president and governor are concerned, they are not accountable so far as the exercise of their executive functions are concerned. It says, provided that the conduct of the president may be brought under review by any court, tribunal, or body appointed or designated by either house of the parliament for the investigation of a charge under Article 61. So there is the Constitution of India provides for impeachment of only one office or one entity, which was the President of India. जो जजेस हैं उनका रिमूवल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी इम्पीचमेंट नहीं है, उनकी इम्पीचमेंट जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर है. तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है. कमिंग बैक टू दिस, तभी यहाँ पर बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स अपनी एक्सरसाइज करते हुए अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आर्टिकल 61 के साथ, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ, तब प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट के कंडक्ट को आंसरेबल या अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, अदरवाइज नॉट. It further says that provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the government of India or the government of any state. You can see that whenever there is a violation of an individual's right, especially against public authorities, almost the matter a lot of times is against the government of the country or the government of a particular state. That can be done, but while performing their duties, can the president and the governor be made personally liable? The answer to it is no. Clause 2 talks about criminal proceedings. It essentially says no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the president or governor of a state in any court during his term or a term of office. So no criminal proceeding can be instituted against a governor or a president until his term of office is in place. Similarly, clause 3 tells you that no process for arrest or imprisonment of the president or the governor of a state shall issue from any court during his term of office. So just like a criminal proceeding cannot be initiated, similarly, while the term of the office of president or the governor is going on, no process for arrest or imprisonment can also be initiated. Then there is a slight leeway when it comes to civil proceedings. Civil proceedings can be initiated. These could be proceedings which are contractual in nature or with respect to the law of torts per se, or any other civil proceeding for that matter also. Clause 4 आपको बताता है कि civil proceedings को initiate किया जा सकता है, पर 2 month के notice period के बाद ही. दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर, इस क्लॉज के ऊपर आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको सिविल वर्ड को चेंज करके क्रिमिनल दे दिया जाएगा और उसमें 2 months के नोटिस का एक लीवे रखा जाएगा. सो लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑल्सो. इट सेज नो सिविल प्रोसीडिंग्स in which relief is claimed against the president or the governor of a state shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office as president or as governor of such state, very important, until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to the president or the governor, as the case may be, or left at his office, stating the nature of proceedings, the case of action therefore, the name, description, and the place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and relief which he claims. तो किसी भी civil matter के लिए prior 2 महीने का notice देना जरूरी है.